हेलो एवरीवन। इंग्लिश स्कूल पर आप सभी का स्वागत है एंड आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन देयर एंड डूइंग योर बेस्ट। डब्ल्यू जे लोंग की बुक इंग्लिश लिटरेचर में हम सेकंड चैप्टर को कर रहे हैं और उसमें हमारी ये थर्ड वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हम जानेंगे क्रिश्चियन लिटरेचर। क्रिश्चियन लिटरेचर और उन ऑथर्स के बारे में जिन्होंने क्रिश्चियन लिटरेचर लिखा एंड दैट क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट इंग्लिश लिटरेचर। ये जो प्रेजेंट में हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसकी फाउंडेशन इस एंग्लो सैक्सन एज में हुई और क्रिश्चियन ऑथर्स ने इसको स्टार्ट किया। तो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, कौन कौन से वो ऑथर थे, साथ साथ जानेंगे हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश लर्निंग का फादर कौन है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ साथ क्रिश्चियन लिटरेचर में कौन कौन से ऑथर है, बेड है, काइने वुल्फ है, साथ साथ द किंग एल्फर्ड, द ग्रेट किंग ऑफ एसेक्स, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश लिटरेचर में, क्या उनको हम फर्स्ट प्रोज राइटर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ये सभी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपको जीआईसी का कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखना है, सो दिस स्टडी मटेरियल इज मोर देन एनफ फॉर यू। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जैसे कि, तो इस थ्योरी के साथ साथ बीच में आने वाले फैक्ट्स को आप कैटेगराइज करके टेबल में नोट कर लीजिए। अगेन इट इज मोर देन एनफ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, बट इनको हमें समझना होगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ ग्लोसरी लेकर आए हैं जो इस पीडीएफ में यूज की जाएगी, और अगर इन ग्लोसरीज के मीनिंग हम पहले ही जान लेंगे तो कंटेंट उस लिटरेचर सेक्शन को समझना आसान हो जाता है। रिडीम्ड वर्ड को यूज किया गया है, को बचा लेना, किसी को तो कोई चीज अंत होने वाला है उसको अंत होने से उसको बचा लेना, दैट इज रिडीम, टू सेव बैक। ठीक है। लिटर्जी, लिटर्जी का सीधा संबंध होता है चर्च की वर्शिप से, चर्च में होने वाली जो पूजा पाठ की सेरेमनी होती है, दैट इज कॉल्ड लिटर्जी। एंड डूम्सडे, डूम्सडे बाइबल से वर्ड्स लिया गया है, डे ऑफ द जजमेंट या लास्ट डे ऑफ द अर्थ। ये पूरी अर्थ नष्ट हो रही थी और इसको कहीं ना कहीं ह्यूमन काइंड से छिपा लिया गया है, इसके पूरे अंत को। तो उसी चीज को बोला गया है, द डे ऑफ जजमेंट को डूम्सडे बोला गया है। एक्सेशन को जो बोला गया है, ASCNT से ये वर्ड बना है जिसका मतलब होता है हाई राइज, चढ़ाई। राइज टू अ हाई लेवल को बोला गया है असेंशन। नेटिविटी इज रिलेटेड टू बर्थ। आपने एक ओड पढ़ा होगा, ओड टू नेटिविटी ओड, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है 629 में। तो नेटिविटी एक सेरेमनी है जो बर्थ पर की जाती है, तो नेटिविटी इज रिलेटेड टू बर्थ। एंड स्वान सॉन्ग, आपने एक वर्क पढ़ा होगा जॉन गाल्सवर्दी का। तो स्वान सॉन्ग इज द फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरटेनर। किसी पोएट या प्ले राइट या किसी नोवेलिस्ट की जो लास्ट परफॉर्मेंस है, लास्ट वर्क है, उसी चीज को बोला गया है स्वान सॉन्ग। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट इज द स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर इन ड्रामा। ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग के रूप में किस वर्क को कंसीडर किया जाता है। तो इन ग्लोसरीज के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। द क्रिश्चियन राइटर ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, और ये क्लास डील करती है डब्ल्यू जे लोंग की बुक के पेज नंबर 30 से 41 तक के सेक्शन को। तो क्रिश्चियन राइटर्स के बारे में जानेंगे। ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर हैज टू कैटेगरीज। इसमें लिटरेचर की दो कैटेगरीज है, एक पैगन लिटरेचर है और एक क्रिश्चियन लिटरेचर है। पैगन लिटरेचर के बारे में अब तक की वीडियो में जाना, ये क्या क्या इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स ओरल सॉन्ग एंड पोएट्री। जितने भी ओरल सॉन्ग्स थे जो पैगन्स, जो जूट्स, एंगल्स एंड सेक्शंस, जो लोग, ये ट्यूटैनिक लोग थे जो अपने साथ ये ओरल कंपोजिशन लेकर आए थे, ओरल सॉन्ग्स एंड पोएम्स, जिस पर कौन सी पोएम बेस्ड थी, बेowulf। दीज आर द एग्जाम्पल, ये सॉन्ग्स और पोएट्री ही पार्ट है पैगन लिटरेचर का, और इसको कंसीडर किया जाता है एज ए क्रूड मटेरियल, कच्चा सामान, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं, कि एक क्रूड मटेरियल था फॉर द लिटरेरी लिटरेचर डेवलपमेंट इन इंग्लैंड ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो इंग्लैंड लिटरेचर का डेवलपमेंट था, उसके लिए जो कच्ची सामग्री का काम कर रही थी, ये ओल्ड सॉन्ग्स एंड पोएट्री ही थी, जो पैगन लिटरेचर का पार्ट है। और सेकंड टाइप का जो लिटरेचर है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन लिटरेचर, इसमें इंक्लूड होता है राइटिंग। कौन सी राइटिंग, जो डेवलप की गई है अंडर द टीचिंग ऑफ मंक्स। मंक्स जब इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी आई
मतलब जब ईसाई धर्म इंग्लैंड में आया, उसके बाद उनके साथ-साथ उनके कुछ मंक्स आए, को हम साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं। तो इंडिया में भी लगभग 18 और 19th सेंचुरी में अंग्रेजों के साथ-साथ वहाँ पर मिशनरीज़ आए थे। उन्होंने कुछ अपने मठ खोले, कुछ चर्च स्टार्ट किए, ठीक है? साथ-साथ कुछ स्कूल्स खोले, तो वेलम जैसे एक ग्रेट स्कूल है जो शिमला में है, इंडिया के नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल में आता है। तो ऐसे उन्होंने कुछ स्कूल्स खोले, साथ-साथ मिशनरीज़ ने अपने-अपने कुछ मठ खोले, चर्च खोले, तो ऐसे ही जब क्रिश्चियंस इंग्लैंड में पहुँचे थे लगभग 6th सेंचुरी में, द एंड ऑफ 6th सेंचुरी, जब वो वहाँ पर पहुँचे, तो उनके साथ जो वो मंक आए थे, उन्होंने जो राइटिंग डेवलप की थी, लिटरेचर को बोला गया है क्रिश्चियन लिटरेचर। पैगन लिटरेचर में इंक्लूड है सॉन्ग्स एंड पोएट्री, और इसमें इंक्लूड है राइटिंग डेवलप्ड अंडर द टीचिंग ऑफ मंक्स। जो मंक्स वहाँ टीचिंग करते थे, उनके अंडर में जो राइटिंग्स डेवलप हुई, उसी चीज़ को बोला गया है क्रिश्चियन लिटरेचर। क्रिश्चियनिटी बिगन इन इंग्लैंड इन द 6th सेंचुरी, ये फैक्ट को याद कर लीजिए। इन द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ जब 6th सेंचुरी खत्म हो रही थी, लगभग उस समय पर क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में पहुंची। इट मीन्स द वेल्थ ऑफ न्यू लैंग्वेज, और जैसे ही क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में आई, तो इट वाज लाइक अ वेल्थ, ये एक धन संपदा की तरह था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो स्कोप थे जिसको हम बार्ड भी बोलते हैं, पोएट भी बोलते हैं, अब इनकी जगह ये पैगन लिटरेचर में यूज किए जाते थे। अब इनकी जगह रिप्लेस कर दी गई बाय लिटरेरी मंक, जो पढ़े लिखे मंक थे, इन्होंने इनकी जगह ले ली। जो काम ये पोएट, ये बार्ड करते थे, ग्ली मैन का ये काम करते थे, एंटरटेनमेंट करने का ये काम करते थे, पोयम सुनाते थे, सॉन्ग सुनाते थे, वो काम अब लिटरेरी मंक करने लगे, वो सेंट्स करने लगे, साधु लोग क्रिश्चियन से जुड़े हुए। द monk brought all the culture and literary resources of the Latin language। ये monk, ये सेंट जिसको हम कहेंगे, सेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, ये अपने साथ जो कल्चर और लिटरेसी रिसोर्सेज लाए, उसका सीधा संबंध लेटिन से। देखिए, ये यूरोप के दूसरे पार्ट से आए, ठीक है? मैं नहीं कहूंगा डायरेक्ट ये इजराइल से आए, लेकिन ये जहां से भी आए, जहां से क्रिश्चियनिटी को ये लेकर आए, रोम से आए, कहां से आए, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। तो इस तरह से स्टार्ट हो जाती है कि इन मंक के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ-साथ इंग्लैंड में एक लैंग्वेज आ गई, दैट इज़ फ्लरिश्ड, वो फल-फूल रही थी विद लैटिन। वो लैटिन लैंग्वेज से डेवलप थी, तो वो लैटिन कल्चर और लैटिन रिसोर्सेज़ लैंग्वेज के इंग्लैंड में पहुँच गए इनके साथ। द इफेक्ट इज़ सीन इन आवर अर्ली प्रोज एंड पोएट्री, और जो हमारी अर्ली प्रोज एंड पोएट्रीज़ है, चाहे वो मिडल एज की हो या ओल्ड एज की हो, उसमें लैटिन इफेक्ट कितना। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस मॉडर्न एज में किस ऑथर को, अर्ली मॉडर्न एज में किस ऑथर को या पोएट को एक ब्लेम किया गया कि उन्होंने इंग्लिश को लैटिनाइज कर लैटिनाइज का मतलब है कि इंग्लिश में इतने सारे लैटिन वर्ड यूज कर दिए हैं कि इंग्लिश प्योर इंग्लिश नहीं रही, अब वो लैटिनाइज हो गई है। ये ब्लेम, ये चार्जेस किसके ऊपर लगे, कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी हम फिर डिस्कस करेंगे। तो ये लैटिन इफेक्ट अर्ली पोएट्रीज में साफ-साफ देखा जा सकता है। सो दिस इज़ अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन लिटरेचर, और जिसमें किसका इफेक्ट देखा जा रहा है, लैटिन लैंग्वेज को। और ये क्रिश्चियन लिटरेचर किस पर डिपेंड कर रही है, जो सेंट्स क्रिश्चियनिटी के साथ इंग्लैंड में आए, उनकी जो लर्निंग थी, टीचिंग थी, वो जब रिटन वे में चल रही थी, दैट क्रिएटेड द क्रिश्चियन लिटरेचर इन इंग्लैंड। यहाँ पर जानेंगे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में आता है, नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर, और जिसको स्कूल बोलते हैं, यहाँ स्कूल का मतलब किसी एजुकेशन देने वाली किसी बिल्डिंग से नहीं है, ठीक है? यहाँ एक थॉट से है, आइडिया ऑफ थॉट, एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज नॉर्थम्बेरियन, नॉर्थम्बेरिया लिटरेचर और स्कूल, इसके बारे में जानेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कैसे ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर कम ग्रेट स्कूल्स ऑफ क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, क्रिश्चियन से प्रभावित ऐसे विचार के कुछ लोग वहां पर आए इनटू इंग्लैंड, एंड एंडेड द वार्स अमंग द स्मॉल किंगडम ऑफ द एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन की डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स और उनके किंगडम के बीच चल रहे वार को खत्म कर देते हैं, जैसे ही क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस के कुछ लोग, विचारधारा के लोग इंग्लैंड में पहुंचते हैं। एंड द फर्स्ट स्कूल केम फ्रॉम रोम, और ऐसी विचारधारा के जो लोग आए, जो विचार आया, सबसे पहले वो रोम से आया, अंडर द लीडरशिप ऑफ अगस्टाइन, अगस्टाइन के नेतृत्व में। अगस्टाइन एक फर्स्ट सेंचुरी के रोमन राजा भी रहे हैं, और उन्हीं को फॉलो करते हुए ये दूसरे राजा थे अगस्टाइन। तो इन्हीं के बेस पर जो नियो क्लासिकल एज है,
में सेकंड पीरियड है 1700 से 1745 तक का। इसको हम अगस्टन एज के नाम से जानते हैं, एज ऑफ पोप। तो ये वही अगस्टाइन है। इन्हीं से इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होकर रोम से एक विचार आया, ठीक है, और इट स्प्रेड इन साउथ इन द सेंटर ऑफ इंग्लैंड। और ये स्कूल, ये विचारधारा कहाँ फैल गई? इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड एज वेल एज सेंटर ऑफ द इंग्लैंड। और सेंटर ऑफ द इंग्लैंड जो एरिया है उसको बोला जाता है किंग ऑफ एसेक्स। किंग ऑफ एसेक्स ये वर्ड आप याद कर लीजिए, ये एक पोर्शन है, राजा का हिस्सा है। तो जो एल्फर्ड किंग थे, एल्फ्रेड, वो एसेक्स के ही राजा थे, इनके बारे में जानेंगे। तो सेंट्रल पार्ट जो था इंग्लैंड का वो एसेक्स था, उसमें ये रोम से आए विचारधारा के स्कूल डेवलप हो गया, फैल गया। एंड इट फाउंडेड, इन्होंने इंग्लैंड में आकर क्या किया? स्कूल स्थापित किए। दे फाउंडेड द स्कूल्स एंड एजुकेटेड पीपल, उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। बट प्रोड्यूस नो लास्टिंग लिटरेचर, लेकिन ऐसा कोई लंबे समय तक चलने वाला लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। इनका पर्पज था स्कूल्स ओपन करना और लोगों को एजुकेट। हाँ, ठीक इंडिया में भी ऐसा ही हुआ जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो मिशनरीज इंडिया में आए और उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, ठीक है। तो ठीक इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ। द अदर स्कूल, एक स्कूल कौन सा था? जो अगस्टाइन से इन्फ्लुएंस था, जो रोम से आया था। और जो दूसरे विचारधारा के लोग थे, कहाँ से आए क्रिश्चियनिटी को लेकर इंग्लैंड में? केम फ्रॉम आयरलैंड से आए थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंट एडन। एक इनकी पॉपुलर सेंट है एडन, उनकी लीडरशिप में एक दूसरा ग्रुप इंग्लैंड में आया। वो कहाँ से आया? आयरलैंड से। और पहला ग्रुप कहाँ से आया था? रोम से। देखिए, दो विचारधारा क्रिश्चियन की इंग्लैंड में पहुंच गई है। फर्स्ट विचारधारा के लोगों ने क्या किया? स्कूल ओपन किए और उन्होंने स्कूल एजुकेशन करना स्टार्ट किया। लेकिन सेकंड वालों ने क्या किया? आयरलैंड हैड बीन अ सेंटर ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशन। आयरलैंड जहाँ से सेकंड विचारधारा के लोग आए थे, वो एक सेंटर है धर्म और एजुकेशन का फॉर वेस्टर्न यूरोप, पूरे वेस्टर्न यूरोप। तो इनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलीजन पर आ जाता है। तो सेंट्स लोग आए। द मंक्स ऑफ दिस स्कूल डिड हार्ड वर्क इन नॉर्थम्बेरिया। एक स्पेस पड़ता है, एक जगह आती है साउथ इंग्लैंड में, नॉर्थम्बेरिया। वहां पर उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, उन्होंने वहां पर स्कूल खोले। दिस क्रिएटेड द बेस्ट एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। और नॉर्थम्बेरिया में ही इन लोगों ने सबसे बेस्ट इंग्लिश लिटरेचर डेवलप की, जिसको हम नॉर्थम्बेरिया स्कूल हो जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज नॉर्थम्बेरिया लिटरेचर और व्हाट इज नॉर्थम्बेरिया स्कूल। तो इन मंक्स ने जो वहां पर मेहनत की, स्कूल्स ओपन किए, लोगों को एजुकेट किया, साथ साथ रिलीजन से रिलेटेड उन्होंने जो लिटरेचर वहां क्रिएट किया, उसी लिटरेचर को बोला गया नॉर्थम्बेरिया स्कूल। ये नाम आई होप याद रहेगा आपको। इट सेंटर वाज द मोनेस्ट्रीज, और इसमें जो केंद्र थे वो उनके मठ थे। साथ साथ एबेज, एबेज भी एक तरह के मठ होते हैं, छोटे होते हैं, थोड़ा सा आउटर एरिया में होते हैं, उनको एबेज बोला गया था। तो जहां पर मंक्स परमानेंटली रहते हैं, एक छोटे मोनेस्ट्री को एबे बोला गया है, काइंड ऑफ टेम्पल इन इंडिया, ठीक है। सच एज जोरो एंड, ये दोनों नाम आपको जानने जरूरी है। जोरो और विटबाई दो ऐसी जगह के नाम है जहाँ पर मोनेस्ट्रीज थी, मोनेस्ट्रीज में ही टीचिंग और लर्निंग का काम होता था, और वहीं पर लिटरेचर डेवलप हो रही थी। आगे आने वाले क्रिश्चियन ऑथर्स कहीं ना कहीं इन जगह से बिलोंग करते होंगे, तो इसलिए ये नाम इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो वेस्ट लिटरेचर नॉर्थम्बेरिया में ही डेवलप होना स्टार्ट हुई एंग्लो सैक्सन पीरियड में। अगर नॉर्थम्बेरिया के इंस्टीट्यूशन की बात करें, उसमें बेड, कैडमन एंड काइनेवुल्फ आर द थ्री ग्रेटेस्ट नेम्स फॉर दिस। देखिए, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, रोल इंग्लिश के बारे में जानेंगे, तो बियोवुल्फ जो वर्क था उसके ऑथर के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब ऐसे ऑथर्स के नाम आ रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में अपना वर्क की वजह से इम्पोर्टेंस बनाते हैं, फेमस हो जाते हैं। और उसमें सबसे पहले जो नाम आते हैं वो बेड है, साथ साथ कैडमैन है, और काइने वुल्फ है। सने वुल्फ भी पढ़ सकते हैं, मैं काइने वुल्फ उसको बोलूंगा। द थ्री ग्रेटेस्ट नेम फ्रॉम दिस स्कूल, कौन सा स्कूल? नॉर्थम्बेरिया। इन्होंने लिटरेचर डेवलप की। तो अब हम जो भी कुछ जान रहे हैं, जो भी आगे जानने वाले हैं, इसके लिए एक सोर्स के लिए मैंने नोट्स डाल दिया है। द चीफ सोर्स फॉर दीज लिटरेरी वर्क इज द फेमस एक्स्टर बुक। एक एक्स्टर बुक कलेक्ट की गई थी, कलेक्शन था डिफरेंट डिफरेंट पोएम का। इन एक्स्टर कैथेड्रल, एक चर्च है एक्स्टर में, एक्स्टर कैथेड्रल में, वहां पर एक बुक क्रिएट की गई, कलेक्शन किया गया, उससे ही ये सोर्स लिए गए हैं। और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएम। एंग्लो सैक्सन पोएम्स का एक कलेक्शन है ये एक्स्टर बुक। और जो प्रेजेंट की गई थी बाय बिशप, इनके जो हेड प्रीस्ट होते हैं उसको बिशप बोला जाता है, लियोफ्रीक, 1050।
1050 में कलेक्ट की गई एक एंग्लो सैक्सन पोएम्स की जो बुक है, एक्स्टर बुक, जो एक्स्टर कैथेड्रल में है, इसी को सोर्स बनाकर ये सारी जानकारी हमें आज मिल पा रही है कि उस समय कौन-कौन से वर्क लिखे गए थे, वो बियोवुल्फ हो या फिर बेडे कैडमैन और काइने वुल्फ के लिखे वर्क है। इन पूरी सब की कहानी इसी बुक के अंदर कलेक्ट की गई थी और ये बुक कब कलेक्शन इकट्ठा किया गया? 1050 में ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ही लियोफ्रिक ने इसको किया था और इस बुक का नाम एक्स्टर बुक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स्टर बुक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड के सबसे फर्स्ट ऑथर जो क्रिश्चियन ऑथर है, बेड इज जनरली कॉल्ड द वनरेबल बेड। इनको इस नाम से जाना जाता है, वनरेबल बेड के नाम से। आवर फर्स्ट ग्रेटेस्ट स्कॉलर है एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, हु इज कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। एंग्लो सैक्सन पीरियड में इसमें नाम आता है द वनरेबल बेड का। ये हमारे फर्स्ट स्कॉलर है और फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग है, क्योंकि इन्होंने ही इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट को प्रेजेंट किया, हमारे तक लेके आए। ही रोट ऑलमोस्ट इन लैटिन लैंग्वेज में लिखा एंड हिज लास्ट वर्क वाज द ट्रांसलेशन ऑफ गॉस्पल ऑफ जॉन। तो उनका एक गॉस्पल है, उनका ये लास्ट वर्क है, उसकी ट्रांसलेशन उन्होंने की है इनटू एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन का जो डायलेक्ट था, जो डायलेक्ट था उस लैंग्वेज में इन्होंने इस ल्यूक गॉस्पल को ट्रांसलेट किया लैटिन से। बट द वर्क वाज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, लेकिन ये ट्रांसलेशन उनकी हो गई, तो दैट इज नॉट अवेलेबल। सिस्टर बुक्स में ये मेंशन है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क टू अस इज, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क है द अक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, इट इज अ वर्क बाय बेड। बेड द्वारा प्रेजेंट किया गया वर्क है और सबसे पहला हिस्टोरिकल या क्रॉनिकल वर्क है जो उस समय पे लिखा गया या पूरे इंग्लिश लिटरेचर के लिए। क्या? द अक्लेसियास्टिकल। अक्लेसियास्टिकल का मतलब होता है चर्च ऑथोरिटी। चर्च ऑथोरिटी, तो चर्च की अथॉरिटी है जो चर्च को गवर्न करती है। तो क्योंकि सीधा संबंध चर्च से था, तो अक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इंग्लिश लोगों की अक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री के टाइटल से ये फर्स्ट इंपोर्टेंट वर्क जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है, ये बेडे ने लिखा। इट इज अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री टू रीड इवन नाउ। आज भी इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है। इन ऑल हिस्टोरिकल मैटर, जितने भी हिस्टोरिकल मैटर है, हिस्टोरिकल मैटर जो पास्ट की बातों की बात करते हैं या क्रोनिकल्स बोलते हैं, बेड इज अ मॉडल। बेड उन सब के लिए एक मॉडल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पहला ऐसा वर्क प्रिपेयर किया था इंग्लिश लिटरेचर में। ही कमीशन, वो लोगों को अपॉइंट करते थे एवरी लर्न पिलग्रिम्स, जो धार्मिक यात्रा पर जाते थे। कहाँ? रोम। रोम पर जाने वाले धार्मिक यात्रियों को वो रिकमेंड करते थे, उनको ट्रेन करते थे, ताकि वो रोम जाकर रैंसैक कर सके, कंगाल सके, कोई चीज खोज कर निकाल सके। द अर्चीव, जो सरकारी रिकॉर्ड्स है, दस्तावेज है, उनको एंड टू मेक कॉपीज, उनकी कॉपीज बना सके ऑफ पेपल डिक्रीज के लिए एंड रॉयल लेटर्स, और जितने भी रॉयल लेटर्स है वो उनकी कॉपी वहां से ला सके। जितना भी हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम लिटरेचर रोम से लाया जा सके और साथ साथ उनकी कॉपीज बनाकर रिजर्व किया जा सके। ये सारे काम बेड ने उस समय पर किए एंड दीज वर एडिड, और ये जो रिकॉर्ड्स वहां से आते थे रोम से, टेस्टिमोनी के रूप में अबोट्स में वो सेव कर लिए जाते थे, और ताकि वो मठ अपने अंदर, मठ के अंदर या मोनेस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर उस नॉलेज को जो वहां से इकट्ठी की गई उसको डिलीवर करते थे। और ऐसे डिलीवर करने से ही वो सारी नॉलेज, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ बाकी लोगों तक स्प्रेड होने लगी। तो दे कुड स्पीक फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, अपने पर्सनल नॉलेज के बेस पर उन सब लेटर को पढ़कर इन सेवरल मोनेस्ट्रीज में उन सब चीजों को प्रेजेंट करते थे डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर। द नेक्स्ट इज कैडमैन। द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑथर इस एज में है, वो कैडमैन है। कैडमैन इज द फर्स्ट पोएट टू whom वी कैन गिव अ डेफिनिट नेम एंड डेट। डेट को एक फिक्स डेट नहीं दी सकते, उनके बारे में कोई डेट बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन कैडमैन एक ऐसे पहले पोएट है जिनके एक फिक्स डेफिनिट नेम भी है, साथ साथ डेट भी है। कैडमैन इज प्रोबेबली कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन मिल्टन, और उनको एंग्लो सैक्सन एज का मिल्टन कहा जाता है। ही हैज सम क्वालिटीज लाइक मिल्टन ने जो जिस तरह से वर्क प्रेजेंट किए, कहीं ना कहीं इन्होंने भी वहां ऐसे प्रेजेंट किए होंगे। एंड ही इज कंसिडर द एंग्लो सैक्सन मिल्टन।
क्या इस क्वेश्चन को नोट किया जा सकता है? एंग्लो सैक्सन एज में मिल्टन किसको बोला गया है? कोडमैन को। तो कोडमैन्स ग्रेटेस्ट वर्क इज सो कॉल्ड पैराफ्रेजिस। इनका जो मोस्ट पॉपुलर वर्क है पैराफ्रेजिस है, तो कहीं ना कहीं बाइबल की एक ट्रांसलेशन है, उसको कॉपी है। दिस एंग्लो सैक्सन पैराफ्रेजिस व्हाट डिस्कवर इन 17th सेंचुरी। ये वर्क ओरिजिनली 17th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था एंड एट्रीब्यूटेड टू कैडमैन। जो क्वेडमैन का वर्क है ये एट्रीब्यूट किया गया, हिज नेम इज स्टिल एसोसिएटेड विद इट, और इसके साथ अभी भी उन्हीं का नाम जुड़ा हुआ है। ये वर्क जो पैराफ्रेजिस है, ये किसका वर्क है? कैडमैन का वर्क है, और ये डिस्कवरी 17th सेंचुरी में आकर हुई है। दिस वर्क इज ए स्टोरी। आइए जान लेते हैं कि ये वर्क किस चीज की कहानी है। दिस वर्क इज ए स्टोरी ऑफ जेनेसिस, एक्सोडस एंड द पार्ट ऑफ डेनियल। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी बुक्स है, तो उसमें एक बुक्स है जो ओरिजिन की बात करती है, जेनेसिस, एक्सोडस एंड डेनियल। ये सब बाइबल्स की कुछ बुक्स है, तो उन्हीं की ट्रांसलेशन है, इन्हीं की कहानी के बेस पर इन्होंने पैराफ्रेजिस ये वर्क लिखा है। क्योंकि सीधा संबंध क्रिश्चियनिटी से था, वहाँ के सेंट से था, मोनेस्ट्री में यूज होने वाली लर्निंग और टीचिंग से था। तो वहाँ पर बाइबल ही सिखाई जा रही थी, जो लैटिन में थी, उसको इस एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज और डायलेक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो इन्होंने भी अपना जो पैराफ्राइजिस यूज किया है वर्क। तो पैराफ्राइजिस का मतलब होता है किसी चीज को घुमाकर बोलना, दूसरे शब्दों में बोलना। तो कहीं ना कहीं ये वर्क बाइबल को ही पैराफ्राइज कर रहा है। इसीलिए इसमें जो स्टोरीज कवर कर रही है वो जेनेसिस से, एक्सोडस से और डेनियल से ली गई है। उन्हीं की कहानी को ये इसमें बताया गया है पैराफ्राइजिस में। दिस वर्क पैराफ्राइजिस इज टोल्ड इन अ ग्लोइंग पोएटिकल लैंग्वेज में इसको प्रेजेंट किया गया है, विद द पावर ऑफ इंसाइट एंड इमेजिनेशन। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे अभी तक जितने भी वर्क है वो पोएटिक फॉर्म में ही चल रहे हैं। तो अगर इंग्लिश लिटरेचर में बात करें तो सबसे एंशियंट जर्नल कौन सा है? पोएट्री ही है, एंग्लो सैक्सन के हिसाब से। एंग्लो सैक्सन एज में सबसे पहले पोएट्री को ही प्रेजेंट किया गया है रिकॉर्ड के हिसाब से। ये भी पोएटिकल लैंग्वेज में ही प्रेजेंट की गई है ये पूरी कहानी पैराफ्रेजिस की। एंड कैडमन ट्रांसफॉर्म द होल कोर्स ऑफ बाइबल हिस्ट्री इनटू द मोस्ट डिलाइटफुल पोएट्री। कर्डमन ने बाइबल की पूरी कहानी को, पूरी हिस्ट्री को इस तरह से डिलाइटफुल पोएट्री में कन्वर्ट कर दिया। ये इनका एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। उस एंग्लो सैक्सन डायलेक्ट में इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और पोएटिक वे में इसको प्रेजेंट कर दिया पैराफ्राइजिस में। दिस पोयम इज सजेस्टिव ऑफ द मैचलेस मिल्टन। और ये पोयम कहीं न कहीं इंडिकेट करती है, कुछ सजेस्ट करती है कि ये कहीं न कहीं मिल्टन से सिमिलैरिटी रखती है। पैराफ्रेज बुक ओपन होती है, द बुक ओपन्स विद द हाइम ऑफ प्रेज एंड देन टेल्स द फॉल ऑफ सैटर्न एंड द रिबेल एंजल्स फ्रॉम हेवन, व्हिच इज सिमिलर टू अस इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में भी ऐसी ही कहानी है। वो भी सबसे पहले हेवनली न्यूज़ को याद करता है, उसको प्रेयर करता है कि उसको स्ट्रेंथ दे, ठीक है। और साथ साथ उसके बाद फिर फर्स्ट बुक में प्रेजेंट करता है कि हाउ द फॉलन एंजल्स कम टू सॉरी थ्रो अवे फ्रॉम द हेवन, से उनको कैसे निकाल दिया गया, पूरी कहानी इसमें दिखाई गई है। तो पैराफ्रेजिस भी यही कहानी प्रेजेंट कर रही है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ही इज द मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन एज। तो ये एक मैचलेस, सजेस्टिव मैचलेस है मिल्टन के लिए। तो ठीक ऐसी कहानी पैराडाइज लॉस्ट में दी गई है, जो 1661 में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन फाइनल एडिशन जिसमें 12 बुक्स थी 1674 में आया था। अपार्ट फ्रॉम पैराफ्राइजिस के अलावा वी हैव फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ सम जर्नल कैरेक्टर। कुछ और फ्रेगमेंट है, कंप्लीट वर्क नहीं है। जब छोटे वर्क होते हैं उनके पूरे अवेलेबल पार्ट्स नहीं है, तो उसको फ्रेगमेंट प्रेजेंट किया गया है। तो कुछ और कैरेक्टर्स का फ्रेगमेंट है, अगर हम जानेंगे। द लॉन्गेस्ट ऑफ दिस फ्रेगमेंट इज जूलियट। जूलियट इज अनदर बुक ऑफ बाइबल में जूलियट की कहानी है। और जूलियट से आपको याद आया होगा, विलियम शेक्सपियर के जुड़वा बेटे हुए थे, ट्विंस हुए थे, शेक्सपियर के जो ट्विंस थे, क्या? हेमनेट एंड जूल। ये वही कैरेक्टर है, तो इनका सीधा संबंध बाइबल से, उसको नाम पर उनके उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा है जूलियट। जूलियट एक फीमेल कैरेक्टर है। इन विच द स्टोरी ऑफ एन एपोक्राइफल बुक, एपोक्राइफल जब लगभग सम फ्यू हंड्रेड ईयर्स इन बीसी में कुछ वर्क्स लिखे गए हैं, उनको एपोक्राइफल बुक
बुक्स बोला गया है जो डिफरेंट 2 डबल लैंग्वेज में लिखी गई है दैट हैज़ सम कनेक्शन विद द बाइबल। तो बाइबल से जो है तो अपोक्राइफल बुक की कहानी को ये डील करते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में है। ओल्ड टेस्टामेंट अगेन अ बुक इन बाइबल। ये ओल्ड टेस्टामेंट, जेनेसिस, एक्सोडस, द स्टोरी ऑफ जूडियत ये सब बाइबल की बुक्स है। अराउंड 30 प्लस बुक्स इसमें है। इज डन इनटू अ विगोरियस पोएट्री, एक पावरफुल पोएट्री के रूप में इस जूलियत की कहानी को भी रिप्रेजेंट किया गया है, जो कहाँ से ली गई है? ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है। होलोफर्नेस, क्या आप बता सकते हैं विलियम शेक्सपियर के किस वर्क के अंदर होलोफर्नेस एक कैरेक्टर है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इज प्रेजेंटेड एज ए सेवेज, एक कुर्बल वे में प्रेजेंट किया गया है जूलियत, और जूलियत उसका सर कलम कर देती है, कट्स ऑफ हिज हेड विद हिज ओन स्वॉर्ड, विद हर ओन स्वॉर्ड, हर कर दीजिए, ओन स्वॉर्ड एंड थ्रोस इट डाउन बिफोर द वॉरियर, और अपने सैनिकों के सामने इसको थ्रो कर देती है उसके सर को, किसके सर को? होलोफर्नेस को, एंड राउजिंग देम टू बैटल एंड विक्टरी, और उनको मोटिवेट करती है लड़ाई लड़ने के लिए और जीत हासिल करने के लिए। ये पूरी कहानी जो ओल्ड टेस्टामेंट में ली गई कैरेक्टर की, तो ये भी उन्होंने प्रेजेंट की है, किसने? काइने वुल्फ ने, सॉरी कैडमैन ने। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज काइने वुल्फ, द थर्ड मोर important of Anglo-Saxon author is काइने वुल्फ, except from the known author of Beowulf, का जो ऑथर है वो अननोन है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो काइने वुल्फ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट। तो एंग्लो सैक्सन के जितने भी पोएट है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि बियोवुल्फ का ऑथर मालूम नहीं है, अदरवाइज ही इज द फर्स्ट। ही इज ओनली वन ऑफ आवर अर्ली पोएट्स हु साइंड हिज वर्क्स, वो हमारे अर्ली ऑथर में से एक ऐसा है जिसने सबसे पहले अपने वर्क के ऊपर साइन किए। साइन करने का स्टाइल दूसरा रहा होगा। एंड द नेम वाज नेवर प्लान, और वो नाम कभी पेन से नहीं लिखा गया, रिटर्न बट वुवन, वो लिखा नहीं गया, यहाँ पे रिटर्न है, WRI, पेन रिटर्न नहीं है, वो पेन से नहीं लिखा गया बल्कि उसको भुना गया है, वुवन किया गया इनटू द वर्ड्स इन रेड लेटर की में, उसको उसके ऊपर डिजाइन करके बनाया गया है, जिस साइन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे पहले पोएट है काइने वुल्फ जिन्होंने अपने वर्क के ऊपर सिग्नेचर किए। तो काइने वुल्फ के वर्क के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, PhD एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओनली साइन पोएम ऑफ काइने वुल्फ, जो उन्होंने साइन की थी ऐसी पोएम की कैटेगरी है, तो उसमें सबसे पहला है द क्राइस्ट, जुलियाना, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स एंड एलीन। ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। द क्राइस्ट, जुलियाना, द फेस्ट ऑफ अपोस्टल्स एंड एलीन, इसकी कहानी दी गई है, बाइबल से ली गई है ये भी। The unsigned poem of Kinewolf is Endres, the Phoenix, the Dream of the Rood, the Descent into the Hall, and the Wanderer। ये सभी पोएम इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम और सम अदर PGT और JIC एग्जाम, उनको याद कर ली, नोट कर लीजिए। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक पोएम अनडाउटली इज द क्राइस्ट। अगर काइने वुल्फ की इन सभी पोएम में बात करें तो अनडाउटली जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक विशेष गुण वाली पोएम है वो द क्राइस्ट है। एक डाइडैक्टिक पोएम है जो टीचिंग के पर्पज से लिखी गई है इन 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट किस चीज को बताता है, यहाँ पे मुझे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग द नेटिविटी। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट क्राइस्ट के नेटिविटी, उनके बर्थ को सेलिब्रेट करता है। सेकंड पार्ट सेलिब्रेट करता है असेंशन को, कैसे उन्होंने राइज किया, एक हाइट तक वो पहुंचे। एंड थर्ड पार्ट इस पोएम का वो डूम्सडे को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर इस पृथ्वी का पूरी मानवता का अंत हो जाता है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन काइंड से छुपाया गया है, उसको नहीं बताया गया कि कैसे हुआ था। एंड टेलिंग ऑफ द टोर्मेंट ऑफ विक्ड एंड द अनएंडिंग जॉय ऑफ द रिडीम्ड, और ये वो कहानी बताता है उस टोर्मेंट की, चालाकियों की, कैसे इसका अंत हुआ, और अनएंडिंग कभी ना खत्म होने वाली जो खुशी थी किन लोगों की, जो इसमें बचा लिए गए। अंत होने से जिस डूम्सडे को जो लोग बच गए थे उनके कभी ना खत्म होने वाली जोए की कहानी है। टोर्मेंट, मानसिक परेशानियों की कहानी है। पृथ्वी के अंत के दिन की कहानी है, एक्सेशन की कहानी है, और जब जीसस का बर्थ हुआ था उसके नेटिविटी की कहानी है। इन पार्ट्स में इस पूरी पोएम को डिवाइड किया गया है द क्राइस्ट को। ठीक है?
क्राइस्ट के बर्थ को, उनके एक्सेशन को और डूम्सडे को जब उनको क्रूसिफाइड कर दिया गया और जो लोग रिडीम हो गए थे उनके जॉय की कहानी को उस कहानी में प्रेजेंट किया गया है। तो कहीं न कहीं कैरेक्टरिस्टिक वे में दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट। पाइनएप्पल टेक्स हिज सब्जेक्ट, उन्होंने अपने सब्जेक्ट मैटर को पार्शियली कुछ पार्ट में उन्होंने कहाँ से लिया? फ्रॉम चर्च लिटर्जी, चर्च में यूज होने वाली जो वर्शिप्स थी, जो सेरेमनीज थी, उनसे इन्होंने कुछ पार्ट्स को अपनी पोएम्स के अंदर यूज किया और मोर लार्जली फ्रॉम द होमिल्स ऑफ द ग्रिगोरी द ग्रेट। ग्रिगोरी ग्रेट का एक रिलीजियस वर्क है, उससे उन्होंने इसको मैक्सिमम पार्ट अपनी पोएम का यूज किया। ये नाम आप याद रखिएगा, दोबारा से यूज होगा ग्रिगोरी द ग्रेट। द क्राइस्ट रिफ्लेक्ट, जो पोयम है द क्राइस्ट काइनेवुल्फ की, द स्पिरिट ऑफ अर्ली लैटिन क्रिश्चियनिटी में कहीं न कहीं अर्ली लैटिन क्रिश्चियनिटी दिखाई देती है, क्योंकि क्रिश्चियन इफेक्ट तो वहाँ पर है, क्योंकि वो जो सेंट्स आए थे, उनकी जो लैंग्वेज और कल्चर थी वो कहीं न कहीं लैटिन ही थी, तो लैटिन क्रिश्चियनिटी को ये रिफ्लेक्ट करता है। डिक्लाइन ऑफ नॉर्थम्बिया लिटरेचर, अब ये जो तीनों ऑथर है नॉर्थम्बिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थम्बिया स्कूल ऑफ लिटरेचर से बिलोंग करते थे, तो कैसे नॉर्थम्बिया लिटरेचर अब डिक्लाइन हुआ, उसके बाद फिर कौन सा स्कूल आता है ये जानेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 8th सेंचुरी द डेन्स, तो स्पेयर डेन्स थे, जो ट्राइब्स थी जूट्स और एंजल्स की, स्वेप्ट डाउन, वो पहुंच जाती है पानी में के बहाव में उन द इंग्लिश कोस्ट, समुद्र के किनारे पर इंग्लैंड में, एंड डेस्ट्रॉय द मोनेस्ट्रीज एंड स्कूल्स, तो उस नॉर्थ सी पर जितने भी मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी, स्कूल्स बने हुए थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कौन? डेन्स। इसके लिए ईयर इंपॉर्टेंट है, ये घटना कब होती है? 867 में, 867 867 में एक घटना होती है जब डेन्स नॉर्थम्बिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड नॉर्थम्बिया वाज कंक्वर्ड, जीत लिया जाता है बाय द डेन्स, डेन्स के द्वारा, डेन्स उसको जीत हासिल कर लेते हैं। टीचर जो वहाँ शिक्षक थे, सेंट्स थे, मंक्स थे, वर किल, उनको मार दिया जाता है एंड लाइब्रेरीज वर आल्सो डिस्ट्रॉयड। इनकी जितनी भी टीचिंग थी और लर्निंग थी वो लीव्स में तैयार की जा रही है, इनकी जो बुक्स थी वो लीव्स के रूप में ही थी, उनको लाइब्रेरीज में इकट्ठा किया गया था, स्टोर किया गया था, लेकिन उन लाइब्रेरीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्न डाउन कर दिया गया। तो इनकी जो मोनेस्ट्री थी, स्कूल्स थी, लाइब्रेरीज थी, उन सबको तबाह कर दिया गया, किसके द्वारा? डेंस के द्वारा। और ये घटना कोई, ये बैटल कब हुआ था? नॉर्थम्बिया को कब जीत लिया उन्होंने? 867 में, इम्पोर्टेंट ईयर है। तो नॉर्थम्बिया जीत लिया गया डेंस के द्वारा, टीचर्स वर किल्ड एंड लाइब्रेरीज वर डेस्ट्रॉयड, वहां पर जितने भी स्टडी मटेरियल था वो सब वेस्ट हो गया। ऑल द नॉर्थम्बेरिया लिटरेचर पेरिश्ड, वो सब विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। ओनली अ फ्यू फ्रेगमेंट्स, कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से ही सरवाइव कर सके, दैट वर प्रिजर्व्ड लेटर बाय एल्फर्ड द स्कॉलर्स, जो किंग एल्फर्ड थे 8th सेंचुरी में, उनके स्कॉलर्स ने वहां पहुंचकर उनको किसी तरह कुछ टुकड़ों को उन्होंने प्रिजर्व किया एंड एडेड टू द एक्स्टर बुक, और उस एक्स्टर बुक में जो 150 में तैयार की गई थी उसमें ऐड किया गया 9th सेंचुरी में। तो दिस इज द अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट। उस नॉर्थम्बियर लिटरेचर में से कुछ फ्रेगमेंट जो सर्वाइव हुए, वो कैसे सर्वाइव हुए? अल्फर्ड के जो स्कॉलर थे, जो किंग एल्फर्ड थे, एसेक्स के राजा थे, उनके स्कॉलर्स ने वहां पहुंचकर उनमें से कुछ फ्रेगमेंट को बचा लिया और बाद में उसको ऐड कर दिया गया 1000 एडी में, जो एक एक्स्टर बुक तैयार की गई थी, जिसके बेसिस पर ये सारी डिटेल आज हम पढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट बुक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह हम देखेंगे, दस दिस कॉन्क्वेस्ट एंड्स द पोएटिक पीरियड ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, और इस जीत ने 1867 की इस डेंस की जीत ने एंड कर दिया पोएटिक पीरियड का। यहाँ पर केवल पोएटिक पीरियड की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट नोट कर लीजिए। ये पोएटिक पीरियड का एंड हो जाता है किसके? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के पोएटिक पीरियड का एंड हो जाता है। तो पोएटिक का एंड होने के बाद क्या स्टार्ट होगा? प्रोज पीरियड। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्थम्बरिया स्कूल और लिटरेचर की बात की, उसमें क्रिश्चियन जो ऑथर थे, बेड, पाइनेवुल्फ एंड कैडमैन, इनके इंपॉर्टेंट कहानियों को जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलिए, और फैक्ट को नोट डाउन करके अपने पर्सनल राइटिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं, एंड दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर कॉन्शियस माइंड। थैंक यू अगेन, हिट द लाइक बटन ऑल्सो।